हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विद्युत धारा क्या होती है, ओम का नियम, विद्युत विभव, विभवांतर, इसके अलावा प्रतिरोध, इन सब के बारे में हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हो। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिरोधकता। काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रतिरोधकता, और इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल बेसिस जो क्वेश्चन बनते हैं आज उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रतिरोधों का संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, इन सब पे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं और जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता, जिसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। तो देखिए, प्रतिरोधकता क्या होती है, हमने ये डिस्कस किया था कि प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध जो है वो किसी भी चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके कि प्रतिरोध किसी भी चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक का, वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको हम देते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R समानुपात L अपॉन A। और जब हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा। तो नियतांक यहाँ पे क्या आएगा, देखिए R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या होगा, रो L अपॉन A। और फाइनली रो यहाँ पे क्या है, रो यहाँ पे है एक कांस्टेंट, एक नियतांक, और इस रो को हम क्या कहेंगे, उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। रो इज इक्वल टू क्या है, नियतांक, और इसी रो को हम क्या कहेंगे, उस चालक तार की प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए, यहाँ से हम इसका ऐसा ही मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए रो जो है वो इसके मल्टीप्लाई में है, एल अपॉन ए इस साइड में जाएगा, इक्वल के तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम। ए यहाँ पे क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और हम ये जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर मीटर। क्या होता है, स्क्वायर मीटर। लंबाई एल यहाँ पे क्या है, लंबाई है, लेंथ है, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। और फाइनली आपको यहाँ से क्या मिला, मीटर से मीटर कैंसिल। तो रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का जो मात्रक आपको प्राप्त हुआ यहाँ से, वो क्या प्राप्त हुआ, ओम गुणा मीटर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला है कि प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम गुणा मीटर। तो ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, यदि आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है तो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसके बेसिस पे आपका जो चैप्टर है उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको गिवन है। देखिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उसको हम दो तरह से प्रतिरोधों को क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। यदि हम दोनों को डिफाइन करें, दोनों की बात करें, देखिए पहला जो है वो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का
संयोजन, और फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। मान लीजिए आपके पास 3 प्रतिरोध हैं। पहला है R1, R2 और थर्ड है आपके पास R3। आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में क्या करना है, संयोजित करना है। तो किस प्रकार से उनको संयोजित करेंगे, देखिए यदि R1 प्रतिरोध या फिर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे मतलब R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R3 प्रतिरोध के तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन संयोजन आपको मिलता है, उस संयोजन को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले से, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। ये देखिए आपका R1, R2 एंड R3। देखिए इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्विच। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त होता है, ये कॉम्बिनेशन, ये संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखिए इसको समझिए आप। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए प्रवाहित धारा क्या होती है, सेम होती है। मान लिया मैंने यहाँ पे कि इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या है, I, जो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होगी, समान होगी। और हम ये पढ़ चुके हैं, हम ये जानते हैं कि जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के सिरों पे क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्रमशः क्या होगा, V1, R2 के सिरों पे V2 और R3 के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, V3। तो यहाँ पे हम ओम के नियम से ये बोल सकते हैं कि R1 के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, V1, और R2 के सिरों पे V2 और R3 के सिरों पे V3। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उनके लिए विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होता है, समान होता है। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम जब ओम का नियम अप्लाई करेंगे तो R1 प्रतिरोध के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, V1, और ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे धारा सबके लिए सेम है, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1। इसी तरह से R2 प्रतिरोध के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू IR2। और इसी तरह से R3 प्रतिरोध के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, V3 इज इक्वल टू IR3। देखिए यदि मैं परिपथ का कुल विभवांतर आपको ज्ञात करना हो तो इस परिपथ का कुल विभवांतर क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं V1, V2 और V3 की। तो यहाँ से देखिए V इज इक्वल टू क्या होगा, IR। V1 की जो वैल्यू है वो क्या है, IR1। V2 की जो वैल्यू है वो क्या है, IR2। और V3 की जो वैल्यू है वो क्या है, IR3। तो यहाँ से देखिए I जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, RS। क्या बचा, RS। देखिए RS का मतलब क्या है यहाँ पे,
RS का मतलब है कि टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे क्या होगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका क्या आ गया, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यदि कितने भी प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, कंबाइन किए जाते हैं, तो उन सब का तुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, उन सभी प्रतिरोधों का योगफल। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन थर्ड। देखिए फॉर एग्जांपल, यदि हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आपको गिवन है कि आपके पास 3 रेसिस्टेंस हैं और 3 प्रतिरोध हैं। आपके पास 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, एक 2 ओम का, एक 12 ओम और एक 10 ओम। और आपको बोला गया है कि इन प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो देखिए R1 की वैल्यू आपके पास है 2 ओम, R2 12 ओम और R3 क्या है 10 ओम। तो यहाँ पे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 12 और 2 कितने हो गए 14, और 14 और 10 कितने हो गए 24 ओम। तो उस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा 24 ओम। तो ये आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की, कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस तरह से संयोजित किया जाता है। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम में हम प्रतिरोधों को किस तरह से कंबाइन करेंगे, किस तरह से उनको संयोजित करेंगे। मान लीजिए आपके पास 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, और इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में क्या करना है, संयोजित करना है। तो हम उनको किस तरह से संयोजित करेंगे। देखिए यदि R1, R2 और R3 का एक सिरा मैं क्या कर दूं, एक साथ कंबाइन कर दूं, जोड़ दूं, और दूसरा सिरा जो है वो क्या कर दूं, एक साथ जोड़ दूं, तो इस प्रकार का जो संयोजन हमें प्राप्त होता है उसको हम कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए 3 प्रतिरोध आपको दिए हैं, R1 और दूसरा है R2 और तीसरा आपको दिया है R3। तो यहाँ पे हमने तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा जो था वो क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, दूसरा सिरा जो है वो भी क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। तो इस प्रकार का जो हमें संयोजन प्राप्त हुआ है उस संयोजन को हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, स्विच या फिर कुंजी। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए हमने श्रेणी क्रम संयोजन में ये देखा कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन विद्युत धारा जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन इसमें थोड़ा ऑपोजिट होता है। इसमें समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा जो है वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। मान लिया कि R1 प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या है, I1। R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या मान ली, I2। और इसी तरह R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या हो गई, I3। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, V होगा। तो देखिए फाइनली यहाँ पे हम विभवांतर को V से डिनोट करते हैं। तो इस समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या होता है, समान होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो विद्युत धारा होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो देखिए यहाँ पे हम ओम का नियम अप्लाई करते हैं। तो ओम के नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि प्रतिरोध R1 में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या होगी, I1 इज इक्वल टू, ओम का नियम क्या कहता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R।
तो I1 क्या होगा, विभवांतर सबके लिए सेम है, V अपॉन R1। इसी तरह प्रतिरोध R2 में प्रवाहित होने वाली धारा I2 बराबर क्या होगी, V अपॉन R2। और फाइनली R3 प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है वो क्या हो जाएगी, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। देखिए, यदि हम परिपथ की कुल धारा की बात करें, कुल धारा की हम परिपथ में बात करें तो कुल धारा क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू, कुल धारा क्या होगी यहाँ से, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, I इज इक्वल टू ओम के नियम से क्या होता है, V अपॉन R। I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2। और I3 की जो वैल्यू है वो क्या है, V अपॉन R3। देखिए, यहाँ से V आपको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो V अपॉन R इज इक्वल टू क्या मिला, V कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। देखिए, V से क्या कैंसिल हो गया, V। तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, 1/R, 1 अपॉन R, और इसको हम डिनोट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन RP। तो इसको हम बोलेंगे टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इसको हम कहते हैं समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। देखिए, एक क्वेश्चन लेकर के हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। मान लीजिए आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, एक आपके पास 2 ओम, दूसरा है आपके पास 2 ओम, और R3 का मान है कितना, 4 ओम। और इन प्रतिरोधों को जब हम समांतर क्रम में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए, R1 का मान आपको दिया है 2 ओम, R2 का मान दिया है आपको 2 ओम, और R3 का मान जो है वो क्या दिया है आपको, 4 ओम। तो आपको तुल्य प्रतिरोध यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू क्या है 2, R2 की वैल्यू क्या है 2, R3 की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से हम जब LCM लेकर इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 5 अपॉन 4। देखिए, 5 अपॉन 4 जो है वो किसकी वैल्यू आई है, 1 अपॉन RP की। हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, उल्टा। आपको 1 अपॉन RP की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। RP की वैल्यू आपको चाहिए, तो RP इज इक्वल टू क्या होगा, 4 अपॉन 5 ओम। दिस इज, ये आपको यहाँ से प्राप्त होता है कुल प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन का। जब प्रतिरोध क्या है, 2 ओम, 2 ओम और 4 ओम, इनको जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध हमें क्या मिलेगा, 4/5 ओम। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। देखिए, यदि इन प्रतिरोधों को हम समांतर में ना जोड़ करके किस में जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो आपको तुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा। देखिए, उस कंडीशन में आपको तुल्य प्रतिरोध मिलेगा, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 कितना हो गया, 8 ओम। देखिए, जब हम इनको समांतर में न जोड़ करके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध आपको क्या मिलता है, 8 ओम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध हमें क्या मिलता है, कम प्राप्त होता है, और यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध हमें कैसा मिलता है, अधिक मिलता है। ये इसका एडवांटेज है, क्या है, लाभ है किसका, समांतर क्रम संयोजन का। यदि हमें प्रतिरोध ज़्यादा प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और प्रतिरोध कम प्राप्त करना है तो हम प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन में। देखिए, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है और तापीय प्रभाव पे के क्या उपयोग होते हैं,
इसके अलावा विद्युत शक्ति है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।